नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फटा पोस्टर और निकला सब्जेक्ट। जी हां, एथिक्स की ऐसी ही हालत है। इसको हम मोस्ट सीक्रेट वेपन आपका बनाएंगे और यह है भी कि आपको जीएस में बढ़िया नंबर ले आएगा। जीएस पेपर 4 में आप 150 160 तक ला सकते हैं। बस आपको इस सेशन को अगले 3-4 मिनट के लिए बस गौर से सुनना है और यहां पर आपको एथिक्स के वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी जो लोगों में आती हैं। आपको बता दें, किंग मेकर सब्जेक्ट है और बहुत समय आपका नहीं लेगा, इसीलिए हम इसको मोस्ट सीक्रेट वेपन का दर्जा भी दे रहे हैं, जो आपको मेंस 2025 हो, 26 हो, 27 हो, आपको नैया पार कराएगा और बहुत अच्छे से कराएगा। समझिएगा करना क्या है। मुझे एथिक्स 250 नंबर का पेपर है। पूरे जीएस की मेंस की स्कीम में जो 1000 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 250 नंबर का सिर्फ एथिक्स है। और ये एथिक्स कोई रटा रटाया नहीं है। ये एथिक्स सबके लिए ओपन एंडेड है। ये एथिक्स सबके लिए मार्क्स फेचिंग है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि आप जीएस 1, 2 और 3 में फैक्ट्स, कुछ पॉइंटर्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ एनालिसिस हमेशा दिमाग में रखने की कोशिश करते ही होंगे। भले आप पॉलिटी का बात करिए या हिस्ट्री का बात करिए, ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमी का हो, आपको कुछ फैक्ट्स हमेशा याद रखने होते हैं। पर एथिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। एथिक्स में आपको बहुत मिनिमम चीज याद रखनी है, पर यहां फर्क पड़ता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे अपनी लिखी हुई चीजों को जस्टिफाई करते हैं किसी प्रिंसिपल के आधार पर। तो याद रखिए, जीएस 1, 2, 3 हो सकता है आपके लिए याद रखने का गेम हो, पर जीएस 4 आपके लिए लिखने का गेम है। एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चाहें तो अपने लिखित को या लिखावट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे संभव है? तो यहां मुझे बहुत रटना तो नहीं है। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में आता है कि सर सोर्सेस क्या हो, एथिक्स के बड़े परेशानी होती है सर, क्या क्या चुनूं क्या ना चुनूं, तमाम किताबें पड़ी हुई हैं। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और एस्पिरेंट हैं, अगर आप हमारी विश्वास से बात समझें सर, और इस विश्वास से माने कि जो लोग जुड़े हैं, या खुद अगर हम अपना एग्जांपल दें सर, 130 140 अचीवेबल है, यहां पर आराम से अचीवेबल है। आप बस दो चीज बात रखिएगा, लेक्सिकन, अपने नोट्स। अब लेक्सिकन क्या है? लेक्सिकन किसी भी हो सकता है कंपनी द्वारा छापी हुई एक डिक्शनरी है। वो डिक्शनरी बस मेरे रेफरेंस के तौर पर काम आती है। तो मुझे बस दो ही सोर्स चाहिए एथिक्स के लिए। पहला एक लेक्सिकन है जहां पे मुझे एक डिक्शनरी मिल जाए, कुछ चीजें मुझे वहां पर एक एक्सप्लेन्ड फॉर्म में मिल जाए, और दूसरा है आपका अपना बनाया हुआ नोट्स। जी हां, सिलेबस को खोलकर बैठ जाइए। अब इस सिलेबस में जितने वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स आपके लिखे होने चाहिए आपके नोट्स में, और इन वर्ड्स के डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो बस आपको बता रहे शुरुआत कैसे करनी है। लेक्सिकन लेना जरूरी है, लेक्सिकन ले लीजिए और उससे अपने डेफिनेशंस में रेफरेंस बनाते रहिए, पर अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाया जाए? सुनिएगा, ये नोट्स बनाने का एक मजेदार तरीका सिर्फ एथिक्स के लिए कारगर होने वाला, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। आपकी सारी की सारा हमें यहां चाहिए इस समय ध्यान। मान लीजिए 3 स्टेप हम आपको देते हैं। पहला स्टेप, आपके पास लेक्सिकन आ चुका है और आपको अपना नोट्स बनाना है। तो सबसे पहला मुझे जो काम करना है वो यही है कि मेरे पास खुद का अपने शब्दों में लिखा हुआ डेफिनेशन बैंक होना चाहिए। मतलब मुझे कंफर्म है कि क्वेश्चन इंटेग्रिटी पे आना है, तो मैं लिखूंगा कि इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। हो सकता है अकाउंटेबिलिटी आए, हो सकता है ऑनेस्टी आए, हो सकता है ब्रेविटी आए, हो सकता है फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। जो भी ये कीवर्ड आए, आपको पहले अपने शब्दों में इसको तोड़कर लिख लेना है अपने नोट्स में। ये काम आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज, पहले अपना एक डेफिनेशन बैंक बनाइए, बढ़िया से डेफिनेशन बैंक बनाइए। अब ये आप बना लिए मान लीजिए, तो अगले स्टेप में उतरते हैं और ये है वैल्यू मैट्रिक्स। पूरा एथिक्स का गेम है क्या? मोरालिटी वैल्यूज, मोरालिटी वैल्यूज। अगर मुझे यह पता हो कि किस केस में कौन सा वैल्यू मुझे समझ में सबसे पहले आना चाहिए, तो मेरा काम हो गया। मतलब अगर हम आपको बोले कि भैया देखिए हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए सर जरूर जॉब से रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है ये। हम आपको बोले सर कंपैशन, बोलिएगा अच्छा कंपैशन कहां काम आएगा? तो गवर्नेंस में काम आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। हम आपसे बोले ट्रांसपेरेंसी, तो आप समझिए सर आरटीआई गवर्नेंस का बात कर रहे होंगे, अकाउंटेबिलिटी का बात कर रहे होंगे। तो पॉइंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड वेयर द वैल्यूज आर गोइंग टू फिट इन। तो इंटेग्रिटी कब आपके दिमाग में सबसे पहले आए? जब आपको लगे कि भाई काम ही सिविल सर्विसेज का है।
आपके दिमाग में कंपैशन कब आए? जब आपको लगे कि हाँ डिजास्टर की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, स्कीम्स की बात हो रही है। कब आपको लगे कि ट्रांसपेरेंसी दिमाग में आए? अच्छा मुझे उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए, तब ट्रांसपेरेंसी सामने आता है। तो वैल्यू मैट्रिक्स मुझे हर चीज का बना के रखना होगा। इधर जितना आप लिख रहे हैं ना डेफिनेशन, इसका एक वैल्यू मैट्रिक्स भी बना लीजिए। और आखिरी के उसी पन्ने पे, सब आपके नोट से अभी हम बताते हैं कैसे, रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए सर हमें। ये आप लीडर्स को चुन सकते हैं, जो आपको भाई महात्मा गांधी साहब का लिखना तो उनका लिख लीजिए, आपको जवाहरलाल नेहरू साहब का लिखना है उनका लीजिए, आपको नारायण मूर्ति का लिखना है उनका लिख लीजिए। अरे आपको अपना देना है, मोस्ट वेलकम, अपना एग्जाम्पल दे दीजिए। पर यहां पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए। तो आपके नोट्स कैसे दिख रहे होंगे हम आपको स्क्रीन पर बता के दिखाते हैं, देखिएगा। ये मेरा हो गया A4 शीट मान लीजिए। मुझे क्या करना है, 1 2 3 जो भी मुझे लगता है। नंबर 1 मैंने लिख लिया मान लीजिए ऑनेस्टी, मैंने यहां लिख दिया ऑनेस्टी। नंबर 2 मैंने लिख दिया इंटेग्रिटी। नंबर 3 मैंने लिख लिया मान लीजिए ब्रेविटी, कुछ भी लिख दिया। तुरंत अगले पे क्या आएगा, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ब्रेविटी। यहां क्या आ जाएगा तुरंत, आप तुरंत यहां पे लिखिए कि ऑनेस्टी का क्या डेफिनेशन है। आप अपने शब्दों में लिखिए क्या डेफिनेशन है। इंटेग्रिटी का आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है, आपने लेक्सिकन पढ़ लिया, इंटेग्रिटी का आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है। ब्रेविटी का क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से, लिख लिया आपने। अब लास्ट के पॉइंट में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। लास्ट के पॉइंट में आपको जरूर लिखना है कि आपके पास क्या किसी लीडर का नाम है, क्या आपके सामने किसी फिलोसोफर का नाम है, यह बनाना बहुत जरूरी है। या आपके पास कोई अपना खुद का कोई एग्जाम्पल है, इसको जरूर यूज करिए, आप बिल्कुल यूज करना चाहिए आपको। क्या इंटेग्रिटी में आपको लगता है कि कोई लीडर का मेरे पास एग्जाम्पल है, कोई पर्सनालिटी है, या फिर कोई फिलोसोफर है जिसको मुझे यूज करना चाहिए यहां पर, या हो सकता है कि कोई अपना ओन लाइफ का एग्जाम्पल है आपके पास। ये दो चीजें जब आप भरपूर तरीके से लिख लेते हैं, तब एग्जाम में मेरा हाथ रुकता या फंसता नहीं है, मैं अच्छे से लिख सकता हूं। डेफिनेशन है, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, मेरे पास दो और चीजें हैं। वो क्या है, कोई लीडर का नाम, उसकी मुझे चीजें पता है, मैंने लिख लिया, जिक्र कर दिया। दूसरा फिलोसोफर, हम आपको फिलोसोफर क्यों बोल रहे हैं अब ये समझिएगा। जब एग्जामिनर मेरा कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है तो वो देख रहा है कि क्या मैं एक लेमैन भाषा में बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, या फिर मेरे पास कुछ एक एजुकेटेड स्टडी है उसके ऊपर, ये वो ढूंढ रहा है बैठकर। तो आप दो चीज यहां जरूर याद रखिएगा कि मुझे कुछ पर्सनालिटीज का नाम अगर याद हो तो बहुत अच्छा, मैं उनको कोट कर सकता हूं। दूसरा, मुझे फिलोसोफर को अपने जेब में रखने पड़ेंगे। भाई मुझे पता होना चाहिए कि इमैनुअल कांत को मुझे कहां यूज करना है, जेरेमी बेंथम को मुझे कहां यूज करना है, मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि प्लेटो और सोक्रेट्स को मुझे कहां फेंकना है, मतलब अपने टेक्स्ट में, सो दैट उनके आइडियाज उस टेक्स्ट से मेल खाते हो और एग्जामिनर देखकर इंस्पायर्ड हो रहा हो कि वाह क्या आंसर लिखा है। ये मुझे करना पड़ेगा यहां पर, और ये जो कर सकता है सर वही से एथिक्स के पेपर में आगे जाएगा। तो आप सब एकदम छोड़ दीजिए, अभी A4 शीट लीजिए, पूरा सिलेबस में जो वर्ड है वो निकालिए, लेक्सिकन लेकर बैठिए, डेफिनेशन लिखना चालू करिए, लीडर, फिलोसफर, एग्जाम्पल्स, जो एक कॉलम भरते चलिए। एक और चीज आप भर सकते हैं यहां पर, वो है कोट्स। आप यहां पर कोट्स लिखना चालू कर दीजिए। हो सकता है इंटीग्रिटी के ऊपर एक कोट्स हो सकता है बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। क्या बता रहा है कि तुम ही पहले वो चेंज बन जाओ ना जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो, इंटीग्रिटी बन जाओ। और यहां पर आपका लीडरशिप क्वालिटी भी दिख गया। तो ये जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 नीचे तक 30 तक जब आप आएंगे तो आपको लगेगा यार चीज तो रिपीट हो रही है। मैंने जिस हिसाब से बनाना चालू किया था, रिपीट होने लगा, रिवाइज होने लगा, मेरा काम आसान हो गया। स्टार्टिंग में 10-15 में आपको लगेगा कि बड़ा मेहनत है, 16वें पे मेहनत खत्म हो जाएगी, और 30 आते आते लगेगा भाई मैं विज्ञाता बन चुका हूं। अगर आपने 100 ऐसे लिख लिए, आप एथिक्स के पेपर में सर 140 के ऊपर हैं, उससे नीचे नहीं रहने वाले। मुझे क्या चाहिए, अपना टर्म्स, तो यहां मैंने लिखा टर्म्स अपना, सबसे पहले मैंने यहां पे उनको डिफाइन किया अपने शब्दों में, और मैंने दिए एग्जाम्पल्स, कोट्स, फिलोसफर, और अपने कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल। अपनी लाइफ से भी आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। लोग आज यहां बॉलीवुड, हॉलीवुड को भी यूज करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप एक छोटा सा और काम कर लीजिए।
जब मुझे पता चल चुका है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज आई चुकी है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। मैंने क्या किया, वैल्यू मैट्रिक्स बना रखा है, एग्जाम्पल मैट्रिक्स बना रखा है, टर्म मैट्रिक्स बना रखा है। तुरंत अगले पेज पर आप क्या करिए, कुछ फ्लो डायग्राम लेकर बैठ जाइए, कुछ फ्लो डायग्राम लेकर अब स्क्रिबलिंग करिए। अच्छा, इंटेग्रिटी बीच में लिख देता हूं, इंटेग्रिटी। मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग टू माई माइंड विद इंटीग्रिटी एज अ कीवर्ड, क्या क्या आ रहा है लिखिए इस पर। हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मेरे दिमाग में 4 चीजें आ रही हैं, किसी चीज को लिख लीजिए, रोम्बस बनाइए, लिख दीजिए। आपको लगता है कि एक सर्कल का एट्रीब्यूट जिसमें से कुछ आर्म्स निकलते हो, मुझे यहां पर कुछ लिख लेना चाहिए, लिखकर तैयार रखिए ना, किसका वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर मुझे कुछ ऐसे फ्लो डायग्राम बनाने हैं, ये आपका इधर जा रहा होगा, ये कुछ यस होगा, ये कुछ नो होगा, यस में से फिर कुछ निकल रहे होंगे, सर आप चल लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। डिपेंड्स अपॉन कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इनमें से आप कोई भी फ्लो डायग्राम चुनिए, बनाते चलिए, स्क्रिबलिंग करते चलिए। तो हर एक पेज पर सोचिए करिए कि मैं दो तीन डायग्राम बना ही लूं। जैसे ही आप ये बनाते हैं तब आप अच्छा एक आंसर लिखने की शैली में भी उतरते हैं और एक बेहतरीन प्रदर्शन आप कर सकते हैं उस एग्जामिनर के सामने। ये काम सर आपको करना पड़ेगा, और इस काम के लिए हम आपको कितना दिन देंगे आपको पता है? आप इस काम को 15 दिन लगकर करिए, 15 डेज ओनली। हम आपसे 15 ही दिन मांग रहे हैं। जो 2025 में दे रहे हो 15 दिन चाहिए आपका, जो 2026 में दे रहे हो 15 दिन चाहिए, 27 में दे रहे हो 15 दिन चाहिए। इन 15 दिनों में मेरा बस एक ही काम है कि मैं एथिक्स की पूरी गाथा तैयार कर लूंगा। कितने पेजेस बनेंगे आपको पता है? हम ईमानदारी से बता दें कितने पेजेस के नोट्स बनने वाले हैं आपके पास। छोड़िए सब नोट्स, क्या उठा रहे हैं मार्केट से, हम आपको बता रहे हैं आपके नोट्स बनेंगे सर। और हद से हद जो मेरे पास नोट्स बनने वाले हैं उनकी टोटल जो पेजेस की संख्या होगी सर, वो 30 से 40 होगी टोटल, डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग। क्या 30 से 40 पेज का मैं नोट्स नहीं बना सकता? और बनाकर क्या मैं रिवाइज नहीं कर सकता? अब इसका रिवीजन फैक्टर आप देखिए भाई, 30 से 40 पेज का मैं रिवीजन करने में कितना समय लगा दूंगा। एक बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, जब आखिरी बार पढ़ रहा हूँ उसको 6ठी 7वीं बार रिवाइज कराऊंगा, 1 घंटे में आप रिवाइज करेंगे। ये पावर चाहिए हमें अंदर। तो पेपर एथिक्स का जो होता है सर, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप एथिक्स के पेपर को देखें तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ तो थोड़े आपके डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ लेगा भैया इस कोटेशन का मतलब बताओ। पर दूसरे में आपको एक पढ़ना पड़ता है केस स्टडी। मुझे दोनों में ही नंबर चाहिए और मुझे दोनों का ही प्रैक्टिस करना। इसकी प्रैक्टिस में करना चालू कर चुका हूं। क्या मैंने लेक्सिकन खोलकर बैठा, सब कुछ अपना तैयार करने लगा। अब केस स्टडी पर उतरते, क्योंकि यहां पे भी नंबर बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। केस स्टडी के लिए आपको सिंपल सा हम रूल दे दें। कुछ लोगों को लगता है यहां स्टोरी लिखनी है, कुछ लोगों को लगता है कि हम यहां पे जो ऊपर लिखा है वही नीचे छाप देते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि यार बढ़िया लिखना है। वो बढ़िया कैसे लिखते हैं अब ये समझते हैं। ये उनको ये चीज पता है कि भाई केस स्टडी का मतलब है कि कुछ पैटर्न तो है, एक फ्रेमवर्किंग है। तो याद रखिएगा, आज से आपको एक और काम करना है, वो है अपने केस स्टडीज का फ्रेमवर्किंग। इस फ्रेमवर्किंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर केस स्टडी का स्टेक होल्डर्स होंगे। भाई पुलिस वाला है, कोई विक्टिम है, कोई जिसके ऊपर एलिज्ड क्राइम है, वो कौन कौन है सब पकड़िए, सब पकड़िए। कौन कौन अफेक्टेड है इस केस स्टडी से, बाढ़ आई कौन कौन अफेक्टेड है, सारा केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स होंगे। अब अगला तुरंत मुद्दा है कि भाई इन स्टेक होल्डर्स को क्या क्या एथिकल इशू है। हर किसी के अपने अलग अलग एथिकल इशू होंगे। इनके क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्या वैल्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन में, क्या इंटीग्रिटी किसी खराब लग रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, किसी का ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा, क्या इश्यूज हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। और तीसरा है, क्या आपके पास ऑप्शंस और उन ऑप्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, चारों के ये प्रोस कॉन्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। भाई मैं पूरी केस स्टडी दिखा रहा हूं। केस स्टडी में बस एक पॉइंट नहीं दिखाते, केस स्टडी इज अबाउट ऑल द डायमेंशंस दैट यू हैव। तो मैं क्या कर रहा हूं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है भाई, मैंने बहुत चीज सोच कर चुना है इसको। सबसे पहले जो मैंने अपने हथेली पर रखा इसको चुनने के लिए, वो था संविधान। दूसरा मैंने रखा मानवता। तीसरा मैंने रखा कि यहां आसपास के समाज में कैसा होता, पर सबसे ऊपर मेरा संविधान आ रहा था। मैंने उसके आधार पर देखा कि यार बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है। एथिकल थियरी प्रिंसिपल कोई अगर हो आपको तो बेहतरीन है आपके लिए। तो भाई आपको पता चल रहा हो कि अच्छा ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच का ये है, ये यूटिलिटेरियनिज्म लोगों का ये है, तो आप उस हिसाब से जोड़ दीजिए उसको।
पर मुझे पता तो हो कि केस स्टडी में मुझे सब कुछ लिखना है, बेस्ट कोर्स एक्शन भी मुझे बताना होगा। यही काम आते हैं आपके फिलोसफर्स के नाम जो आप अभी तक लिख रहे थे, फ्लो डायग्राम जो बना रहे थे, डेफिनेशंस जो आप लिख रहे थे। मतलब मेरे केस स्टडी का एक फ्रेमवर्क होगा। उस फ्रेमवर्क में सबसे पहले याद रखिएगा, मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, यहां पर क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, यहां पर क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन मेरे पास अवेलेबल है, व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, और उनके प्रोज और कॉन्स मुझे लिखने हैं, उनके क्या प्रोज होंगे और उनके क्या कॉन्स होंगे। और लास्ट में मुझे एक जो बात लिखनी है वो which option you are going to choose and why, which option you must choose and why, आपको कौन सा चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। इसलिए मुझे बीच में क्या करने को मिला है, मुझे बीच में क्या क्या करने को मिला है, बीच में ये समझते आइए। मुझे इसीलिए बीच में ये करने को मिला है कि मैं कुछ फिलोसोफर्स के नाम तैयार रखूं, मुझे कुछ फिलोसोफर्स के नाम तैयार रखने हैं, मुझे कुछ अपने एक्स फैक्टर्स तैयार रखने हैं, जैसे कि हो गया फ्लो डायग्राम जो आप अभी तक बना रहे थे, और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं, एग्जाम्पल्स को मैं कोट कर सकता हूं, और सबसे बड़ी बात मेरे पास डेफिनेशन है, जिस भी चीज का एथिकल वैल्यू को मुझे लिखना है उसका डेफिनेशन है मेरे पास। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज फोर आई गेट माई केस स्टडी का बेंचमार्क, आई गेट माई केस स्टडी का बेंचमार्क। 15 दिन, बस 15 दिन आपका चाहिए और आप इसमें निपुण बन सकते हैं, आप इसको फोड़ सकते हैं, आप इसमें सब कुछ सीख सकते हैं। बस आपका 15 दिन चाहिए हमें। और 15 दिन में आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि सब लिखो, उसका वैल्यू मैट्रिक्स बनाओ, और लास्ट में एग्जाम्पल के साथ लिखकर नोट्स बना लो। देखिए कहानी बहुत होती होगी कि भैया ऐसे करो वैसे करो, हम आपको बता रहे एग्जैक्टली करना क्या है। जो मेहनत किया वही बता सकता है कि करना कैसे है। ये कर लीजिए, बस आप ये कर लीजिए। आप हो सकता है इस एग्जाम में दोबारा पीटी का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, आप कर लीजिए इसको। मजा आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां अटकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप जहां अटकते होंगे वहीं आपकी मदद करेंगे। फिलहाल आपको बता दें सर, 15 दिन का हम आपको पूरा दे रहे हैं शेड्यूल, और ये 15 दिन का गेम है, इसको बढ़िया से खेल लीजिए, आप बेहतर करेंगे। अच्छा, हम आपको बता दें अब अपने बारे में भैया, 19999 में पूरा कोर्स हम कराते हैं। अरे एथिक्स एसे सब कराएंगे हम आपका, जुड़कर देखिए, CMC कोड लगाइए, बेहतरीन मजा आएगा आपको। साथ ही में आपको बता दें हमारे आरंभ बैच और फाउंडेशन बैच 2 बैचेस चल रहे हैं। ये इंग्लिश का बैच है और ये फाउंडेशन बैच है। ये इंग्लिश का बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये इंग्लिश में है। दोनों ही 9 जुलाई से चालू हो रहे हैं। कोड याद रखिएगा CMC, इसको लगाकर आप कहीं भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे। आपका पूरा कुछ 1-2 कोर्स हम ही कराएंगे वहां पर। ऑप्शंस हमारे बहुत सारे चालू हो चुके हैं, आप जो मन ऑप्शन उठा लीजिए। साथ ही में आपको आइकॉनिक प्लस और कॉम्बो फीचर्स मिलते हैं। कॉम्बो में आपको GSO प्लस ऑप्शनल दोनों एक साथ मिल जाता है, और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको मेंटरशिप सपोर्ट और साथ ही में सारी किताबें 30 से 45 दिन में आपके घर पर डिलीवर कराई जाती है। जुड़ जाइए सर, मजा आएगा आपको। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।